हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू जैज़ द इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो के अंतर्गत आने वाला पहला चैप्टर द लास्ट लेसन की हिंदी में स्टोरी के विषय में। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर के लेखक कौन हैं, इसके बाद उनके विषय में थोड़ा सा जानेंगे। फिर इसके बाद हम ये जानेंगे कि इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन क्यों पढ़ा। फिर उसके बाद हम इस चैप्टर की डिटेल्ड स्टोरी जो कि हिंदी में मैं आपको आज बताने वाला हूँ जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो लेक्चर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम इस चैप्टर के लेखक के विषय में जान लेते हैं। इस चैप्टर के जो लेखक हैं उनका नाम है अल्फोंसे डॉडेट। इनका जन्म 1840 में हुआ और इनकी मृत्यु 1897 में हुई। ये एक फ्रेंच के नॉवलिस्ट थे, यानी फ्रांस के एक उपन्यासकार थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी ये रहे। ये जो चैप्टर है द लास्ट लेसन, इसकी सेटिंग कहाँ पर हुई है, ये कहाँ पर दर्शाया गया है, ये इस चैप्टर में कहाँ की घटना बताई गई है। इसमें फ्रैंको प्रशियन वॉर जो हुआ था, जिसमें फ्रांस को हरा दिया गया था प्रशिया के द्वारा, उस घटना का इसमें जिक्र किया गया है। और ये जो प्रशिया वॉर था, इसका जो नेतृत्व कर रहा था वो था बिस्मार्क। उन दिनों प्रशिया में जो राष्ट्र आते थे उसमें एक जर्मनी था, पोलैंड था और एक ऑस्ट्रिया था। इस कहानी में फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट्स थे, यानी जो शहर थे, अल्सास और लॉरेन, ये प्रशियंस हैंड में चले गए थे, उनके हाथों में चले गए थे। अब हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के विषय में जानेंगे। मंस ने फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट, जिसमें कि लॉरेन और अल्सास आते थे, उनको युद्ध में जीत लिया था। और बर्लिन ने यह आदेश जारी कर दिए थे कि अब जर्मन की पढ़ाई होगी फ्रांस के स्थान पर। कहाँ पर? लॉरेन और अल्सास में। इस चैप्टर में एक व्यक्ति हैं, टीचर हैं, मिस्टर हैमिल। वो चूँकि उस समय फ्रांस की पढ़ाई होती थी तो वो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते थे। ग्रामर का चैप्टर वो ग्रामर पढ़ाते थे। क्लास के स्टूडेंट्स के सामने मिस्टर हैमिल ने अपना एक स्टेटमेंट दिया था। उस स्टेटमेंट के विषय में पहले हम जान लेते हैं। माय चिल्ड्रन, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। लॉरेन और अल्सास में बर्लिन ने आदेश जारी कर दिए थे कि अब यहाँ पर केवल और केवल जर्मन की ही पढ़ाई होगी, अब यहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इस लाइन के माध्यम से हमको पता चलता है कि इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन क्यों पढ़ा। क्योंकि वो जिस दिन वो उस चैप्टर को पढ़ाने वाले थे वो दिन लास्ट था उस चैप्टर को पढ़ाने का। उसके बाद अल्सास और लॉरेन में फ्रेंच लैंग्वेज की पढ़ाई नहीं होनी थी। किसकी पढ़ाई होनी थी? केवल और केवल जर्मन की पढ़ाई होनी थी। और उन्होंने ये भी कहा था द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल तुम्हारा एक नया टीचर आएगा। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ाया जाने वाला अंतिम चैप्टर होगा, अंतिम लेसन होगा। तो यहाँ हमने जाना कि इस चैप्टर का नाम द लास्ट लेसन क्यों पढ़ा। अब हम इस चैप्टर की डिटेल्ड स्टोरी के विषय में हिंदी में जानेंगे। इस कहानी में एक छोटा लड़का होता है जिसका नाम है फ्रेंच। वो अपने विद्यालय जा रहा था। उसके अध्यापक मिस्टर हैमिल ने छात्रों को बताया कि वह अगले दिन पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे। जिस तरह से हम इंग्लिश लैंग्वेज में पार्टिसिपल के चैप्टर को पढ़ते हैं, ठीक उसी तरह से फ्रेंच लैंग्वेज में भी मिस्टर हैमिल जिस दिन लास्ट लेसन होना था वो पार्टिसिपल के चैप्टर को ही पढ़ाने वाले थे। वह छोटा लड़का पार्टिसिपल के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए उसने सोचा कि विद्यालय में उस पर डांट पड़ेगी। जब वह टाउन हॉल से गुजरा तब उसने सूचना पट के सामने एक भीड़ देखी। वह जल्दी से विद्यालय पहुंचा। उसकी आशंकाओं के विरुद्ध कक्षा में उसके साथ अच्छा व्यवहार किया गया। अध्यापक अपनी औपचारिक ड्रेस पहने हुए थे और कक्ष की अंतिम पंक्ति में कुछ ग्रामीण भी बैठे हुए थे, यानी कुछ गांव के लोग भी बैठे हुए थे। मिस्टर हैमिल ने उनको बताया कि ये फ्रेंच भाषा का उनके द्वारा पढ़ाया जाने वाला अंतिम अध्याय था और उनको अब भविष्य में जर्मन भाषा पढ़नी पड़ेगी।
उन्होंने फ्रेंच भाषा की सुंदरता को समझाया। अब गांव के जो लोग थे और वो जो छात्र थे कक्षा में उपस्थित, उन्होंने अपनी भाषा के महत्व को महसूस करना शुरू किया और जर्मन भाषा थोपे जाने पर उनको बहुत दुख हो रहा था। वो दुख को व्यक्त कर रहे थे। अगला दिन आ गया है, जिस दिन लास्ट चैप्टर पढ़ाया जाने वाला है। उस दिन सुबह मैं देरी से स्कूल के लिए चला और मुझे डांट खाने का डर था, विशेष रूप से इसलिए कि मिस्टर हैमिल ने कहा था कि वे कृदंत क्रिया धातु पर सवाल जवाब करेंगे और मुझे इनकी प्रारंभिक जानकारी भी नहीं थी। एक क्षण मैंने सोचा कि मैं स्कूल कैंपस न जाऊं और कैंपस से बाहर ही समय बिताऊं। दिन गर्माहट भरा था, सुहावना भी था। झुरमुटों के बाहरी इलाकों में चिड़ियां चहचहा रही थीं और आरा मशीन के पिछवाड़े प्रशासन के जो सैनिक गण थे वो व्यायाम कर रहे थे। कृदंत क्रिया धातु के नियमों की अपेक्षा यह कहीं अधिक लुभावना दृश्य था, लेकिन इसके मोह से स्वयं को बचाने की मुझ में सामर्थ्य थी, इसीलिए मैं स्कूल की ओर शीघ्रता से दौड़ पड़ा। जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, सूचना पट के सामने भीड़ लगी हुई थी। पिछले 2 वर्षों से हमारे लिए बुरी खबरें वहीं से मिलती थीं। युद्धों में पराजय, अनिवार्य सैन्य भर्ती, सेना नायक के आदेश, और मैंने बिना रुके अपने मन में सोचा अब मामला क्या हो सकता है। जब मैं तेज़ी से जा रहा था तो वॉचर लोहार ने, जो अपने प्रशिक्षु के साथ वहाँ खड़ा हुआ सूचना पढ़ रहा था, मेरे समीप आया और उसने मुझसे कहा, चिंता मग्न बालक, इतना तेज मत दौड़ो, तुम समय से पहले ही स्कूल पहुंच जाओगे। मैंने सोचा वह मेरा मजाक उड़ा रहा है और मैं हाँफते हुए मिस्टर हैमिल के बगीचे में पहुंच गया। सामान्यतः जब स्कूल खुलता था तो शोरगुल के साथ बहुत भगदड़ होती थी, जो बाहर की गली में भी सुनाई पड़ती थी। डेस्कों का खुलना और बंद होना, एक स्वर में पाठों को बहुत जोर से दोहराना, सही रूप में समझने के लिए हम अपने कानों पर हाथ रख लेते थे और शिक्षक का बड़ा डंडा मेज पर पटकता रहता था। लेकिन अब बिल्कुल खामोशी थी। मुझे पूरी आशा थी कि मैं शोरगुल के बीच बिना किसी के द्वारा देखे ही अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन उस दिन वास्तव में सब चीज़ें रविवार की सुबह की तरह शांत थीं। खिड़की से मैंने देखा मेरे सहपाठी, मेरे मित्र पहले से ही अपने स्थानों पर बैठे हुए थे और मिस्टर हैमिल अपने भयानक लोहे के डंडे को अपनी बगल में दबाए इधर उधर क्लास में घूम रहे थे। मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने जाना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना लज्जित और भयभीत हुआ हूँगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिस्टर हैमिल ने मुझे देखा और सहानुभूतिपूर्वक कहा, अपने स्थान पर पहुँचो प्यारे फ्रेंच, हम तुम्हारे बिना ही आज का कार्यक्रम शुरू करने वाले थे, आज की इस क्लास को शुरू करने वाले थे। बेंच के ऊपर से उछलकर मैं अपनी डेस्क पर बैठ गया। अपने भय पर थोड़ा काबू पाने के बाद मैंने देखा कि हमारे शिक्षक सुंदर हरा कोट, अपनी झालर लगी कमीज, छोटी काली रेशमी टोपी जिस पर सब जगह कढ़ाई का काम हो रहा था, पहने हुए थे। वे इस वेशभूषा को केवल निरीक्षण के समय या प्रतियोगिता के अवसर पर ही पहनते थे। इसके अतिरिक्त सारा स्कूल बहुत विचित्र और गंभीर प्रतीत होता था। लेकिन मुझे सबसे अधिक आश्चर्य यह देखकर हुआ कि पिछली बेंचें जो सदा खुली रहती थीं, उन पर हमारी ही तरह गांव के लोग चुपचाप बैठे हुए थे। यानी क्लास के अंदर जो पीछे के हिस्से पर बेंचें पड़ी हुई थीं, वहाँ पर गांव के लोग चुपचाप बैठे हुए थे। उनमें एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसका नाम हॉजर था, जो तिकोना टोप पहने था। एक पूर्व मेयर भी था, पूर्व पोस्ट मास्टर भी था और बहुत से अन्य लोग भी वहाँ पर गांव के बैठे हुए थे। सभी उदास दिखाई पड़ रहे थे। हॉजर वर्णमाला की एक पुरानी किताब अपने साथ लाए थे, जिसके पन्नों के किनारे मैले हो चुके थे और उसने उसको अपने घुटनों पर रखा हुआ था और पन्नों के ऊपर उसका बड़ा चश्मा पड़ा हुआ था। जिस समय मैं यह सोचकर आश्चर्य में डूबा था, मिस्टर हैमिल कुर्सी पर आसीन हुए और उसी गंभीर और शालीन स्वर में जो उन्होंने मेरे लिए प्रयुक्त किया था, कहा,
मेरे बच्चों, यह अंतिम व्याख्यान है जो मैं तुम्हें दूंगा। बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन भाषा की पढ़ाई जाए। नया शिक्षक कल आएगा। यह फ्रांसीसी भाषा पर दिया जाने वाला आज का आपका अंतिम पाठ होगा। मैं चाहता हूं कि तुम पूरे मनोयोग से इस पाठ को सुनो। वास्तव में मेरे लिए ये शब्द वज्रपात के समान थे। ओ क्या मनहूसियत है। तो लोगों ने यह सूचना टाउन हॉल के सूचना पट पर लगाई थी। मेरा अंतिम फ्रांसीसी अध्याय। क्यों? मैं तो मुश्किल से लिख पाता हूँ। अब मैं कभी और अधिक नहीं सीख पाऊंगा। अब मुझे इस पढ़ाई को यहीं छोड़ना पड़ेगा। तब अपने पाठों को याद न करने का मुझे दुख था, क्योंकि मैं पक्षियों के अंडों की तलाश करता रहा और सार पर फिसलने के लिए जाता रहा। मेरी पुस्तकें मुझे कुछ समय पूर्व परेशानी प्रतीत होती थीं। मेरी व्याकरण और संतों के इतिहास की पुस्तकें ले जाने में इतनी भारी थीं। ये सब मेरे पुराने मित्र बन चुके थे, जिन्हें मैं छोड़ना नहीं चाहता था। और यह विचार कि मिस्टर हैमिल भी जा रहे हैं और मैं उनको पुनः कभी नहीं देख सकूंगा, इन चीज़ों ने मुझे उनके डंडे और वे कितने सनकी थे इसके बारे में भूलने को विवश किया। बेचारे मिस्टर हैमिल, इस अंतिम व्याख्यान के सम्मान में उन्होंने रविवार के सुंदर वस्त्र धारण किए थे। अब मुझे समझ में आया। और गांव के बुजुर्ग लोगों के कमरे में पिछली बेंचों पर बैठे होने का कारण अब मेरी समझ में अच्छे से आ गया था। इसका कारण ये था कि उन्हें खेद था कि वे स्कूल में और नहीं पढ़ सकेंगे। हमारे शिक्षक की 40 वर्ष की वफादार सेवा के प्रति हमारे शिक्षक को धन्यवाद देने का उनका यह तरीका था, और अपने देश के प्रति जो अब उनका नहीं रहा सम्मान प्रदर्शित करने का यह तरीका था। जब मैं यह सोच रहा था तो मैंने अपने नाम को पुकारे जाते हुए सुना। अब सुनाने की बारी मेरी थी। मैं पार्टिसिपल के कठोर नियम बिल्कुल नहीं समझ पाया था। मैं उनको जोर जोर से और स्पष्ट रूप से बिना किसी त्रुटि के सुना पाने में असमर्थ था, परंतु मैं प्रारंभिक उच्चारण में ही उलझन में पड़ गया और अपना डेस्क पकड़े खड़ा रहा। मेरा हृदय धड़क रहा था और मैं ऊपर देखने का साहस नहीं कर पा रहा था। मेरी हालत बहुत गंभीर हो रही थी। तभी मैंने सुना कि मिस्टर हैमिल मुझसे कह रहे थे, हे छोटे फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं। तुम बहुत बुरा महसूस कर रहे होगे। देखो यह कैसे हुआ। प्रत्येक दिन हम अपने मन में कहते थे, मेरे पास बहुत समय है, मैं कल उसको याद करूंगा। और अब तुम देखते हो हम कहाँ आ गए हैं। अल्सास के साथ यह बहुत परेशानी है कि वह सीखने का काम कल पर छोड़ देती है। अब उन लोगों को तुमको कहने का अधिकार है। यह कैसे है? तुम फ्रांसीसी होने का दावा करते हो और फिर भी तुम अपनी भाषा न तो बोल सकते हो और न ही लिख सकते हो। लेकिन तुम केवल पराजित व्यक्ति ही नहीं हो। हम सबको ही अपने ही कार्यों को धिक्कारना होगा। इसके बाद मिस्टर हैमिल अपनी बात को जारी रखते हुए कहते हैं, तुम्हारे माता पिता तुम्हें पढ़ाने के लिए अधिक उत्सुक नहीं थे। वे तुमसे किसी फार्म या किसी कारखाने में काम करवाना चाहते थे ताकि तुम कुछ पैसा कमा सको। और मैं भी दोषी हूँ। क्या मैंने तुम्हें अपने पाठों को याद करने के बजाय अपनी फूलों को सींचने के लिए नहीं भेजा था? मिस्टर हैमिल यहाँ बता रहे हैं कि जो फ्रेंच नाम का बच्चा था, लड़का था, वो नहीं पढ़ पा रहा था, नहीं पढ़ सका था। उसके लिए उसके पिताजी भी जिम्मेदार थे और वो स्वयं भी जिम्मेदार थे। क्यों जिम्मेदार थे स्वयं? क्योंकि वो उसको फूलों को सींचने के लिए भेज दिया करते थे। इसके आगे वो कहते हैं, और जब मैं मछली पकड़ना चाहता था तो क्या मैंने तुमको छुट्टी नहीं दी? तब एक पहलू से दूसरे पहलू पर चर्चा करते हुए मिस्टर हैमिल ने फ्रांसीसी भाषा पर बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में यह बहुत अच्छी भाषा है, साफ सुथरी व विवेक सम्मत। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए और उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब एक राष्ट्र गुलाम हो जाता है तब तक वे अपनी भाषा से मजबूती से जुड़े रहते हैं। वे जेल से बाहर निकलने की चाबी रखते हैं, अर्थात उनकी भाषा उनको स्वतंत्र कर सकती है। तब उन्होंने एक व्याकरण पुस्तक खोली और हमें अपना पाठ पढ़ाया। मैं आश्चर्यचकित था।
कि मैं इतनी अच्छी प्रकार से अध्याय को समझ सका। उन्होंने जो कहा वह बहुत ही सरल प्रतीत हुआ। मेरे विचार से मैंने कभी भी इतना ध्यानपूर्वक नहीं सुना और उन्होंने इतने धैर्य से कभी नहीं समझाया। कुछ ऐसा लगता था कि जाने से पूर्व वे हमें सब कुछ सिखा देना चाहते थे जो वे जानते थे, और वे इस सब को हमारे मस्तिष्क में तुरंत उतार देना चाहते थे। व्याकरण के बाद हमारे लिए लिखने का अभ्यास था। उस दिन मिस्टर हैमिल ने हमारे लिए नई कॉपियों की व्यवस्था की जिनके ऊपर सुंदर बड़े लेख में लिखा था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। वे छोटी पताकाओं के समान दिखाई देती थीं जो स्कूल के कमरे में सर्वत्र तैर रही थी। वे हमारे डेस्कों की चोटी के ऊपर एक छड़ में बंधे हुए थे। देखा जा सकता था कि सब लोग काम में जुटे हुए थे और सर्वत्र संपूर्ण शांति थी। केवल कागज पर कलम से लिखने की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। एक बार कुछ भंवरे उड़कर अंदर आ गए, पर किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि जो सबसे छोटे लड़के थे उन्होंने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया, जो मछली पकड़ने के कांटों की तलाश करने में लगे हुए थे, जैसे कि वह भी फ्रांसीसी रहा हो। छत पर कबूतर बहुत धीमे धीमे गुटरगू कर रहे थे। मैंने अपने मन में सोचा, क्या जर्मन लोग कबूतरों को भी जर्मन में गाना गवाएंगे? जब भी मैंने लिखते लिखते ऊपर देखा तो मिस्टर हैमिल को कुर्सी पर बिना हिले डुले बैठे देखा। वे कभी एक चीज़ को एकटक देखते थे तो कभी दूसरी को, मानो वे अपनी मस्तिष्क में बिठाना चाहते थे कि स्कूल के उस छोटे कमरे में वे चीज़ें कैसी प्रतीत हो रही हैं। एक सुखद कल्पना। वे 40 वर्ष तक इसी स्थान पर रहे। खिड़की के बाहर उनका बगीचा और उसके सामने उनकी कक्षा उसी तरह थी। केवल डेस्क और बेंचें घिसकर चिकने हो गए थे। बगीचे में अखरोट का पेड़ कुछ लंबा हो गया और हुप वाइन जो उन्होंने स्वयं लगाई थी खिड़की से लिपटकर छत पर चली गई थी। इस सब को छोड़ने पर उनका दिल टूट गया होगा। ऊपर कमरे में वे अपनी बहन को अपने बक्सों में सामान पैक करते सुन रहे थे क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़ना था। लेकिन उनमें प्रत्येक अध्याय को पूर्णता के साथ सुनने का उत्साह था। लिखने के बाद हमने इतिहास का पाठ पढ़ा। उसके बाद बच्चों ने गाया बाबे बीबो बो। कमरे के पिछले हिस्से में बैठे वृद्ध होजर ने अपना चश्मा लगाया हुआ था और अपने दोनों हाथों में अपनी पोथी पकड़े हुए थे, यानी पुस्तक पकड़े हुए थे, और उनके साथ शब्दों के हिज्जों का उच्चारण कर रहा था। देखा जा सकता था कि वह भी रो रहा था। भावावेश से उसकी आवाज़ कांप रही थी और इस सब को सुनना इतना चिर स्मरणीय था कि हम सबको एक ही साथ हंसी व रुलाई आ रही थी। ओह, वह अंतिम पाठ मुझे कितनी अच्छी प्रकार से याद है। तभी गिरजाघर की घंटी ने 12 बजाए। उसी समय कैथोलिक जो लोग थे उनके लिए पूजा की घंटी बज उठी। उसी क्षण खिड़कियों के नीचे ड्रिल से लौटते हुए प्रशा के सैनिकों का विगुल बजा। मिस्टर हैमिल अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। उनका रंग बहुत पीला पड़ गया था। मैंने उन्हें इतना अस्वाभाविक कभी नहीं देखा था। उन्होंने कहा, मेरे मित्रों, मैं पर उनका गला रुंध गया, यानी उनका गला ऐसा लग रहा था मानो उनके गले से आवाज़ न निकल रही हो। वे अपनी बात जारी नहीं रख सकी। उसके बाद वे ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े, एक खड़िया उठाई यानी चौक, और अपनी पूरी शक्ति से बहुत बड़े अक्षरों में लिखा, फ्रांस जिंदाबाद। इसके बाद वे रुक गए और अपना सिर दीवार से लगाया और फिर बिना कुछ बोले अपने हाथ से संकेत दिया, स्कूल आयोजन का विसर्जन किया जाता है, तुम सब अब घर जा सकते हो। तो दोस्तों, इसी के साथ ये चैप्टर की जो स्टोरी है वो ख़त्म होती है और आशा करता हूँ कि ये स्टोरी आपकी समझ में ज़रूर आएगी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर की हिंदी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।